तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम और आप सभी का हार्दिक स्वागत स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो सेशन रहने वाला है आप सभी को पता है, ये छठा सेशन है। आप सभी को विदित होगा कि हमने ड्राइवर एग्जाम के लिए बेस्ड जो पीवाईक्यूज हैं 1000 क्वेश्चंस की सीरीज जो चला रखी है, इसमें आज हमने स्टडी एट होम पे लगातार 6th सेशन आज हमने स्टार्ट किया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कंटेंट आपको ड्राइवर एग्जाम से संबंधित चाहिए तो बिल्कुल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। फ्री की पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, वहां पे पीडीएफ हम लगातार शेयर करते हैं और नोट्स वगैरह, उनकी पीडीएफ, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ जो आपके ड्राइवर एग्जाम के लिए काम का रहता है वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए करना मत भूलिएगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 251 आ चुका है। आपके वाहन से हुई दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? बाय योर व्हीकल इफ एनीबॉडी इज हर्ट इन एन एक्सीडेंट यू शुड नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। पहले घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए, बाद में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। तो ये गलत हो गया। पहले पुलिस में बाद में अस्पताल गलत है। पहले अस्पताल फिर पुलिस होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, पर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। ये भी गलत है क्योंकि पुलिस में जानकारी देना जरूरी हो जाता है। वहां से भाग जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें एक धारा है 134 और 134 धारा के तहत यहां पर ड्राइवर के कर्तव्य हैं। कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के केस में ड्राइवर के जो कर्तव्य होते हैं, कर्तव्यों का उल्लेख इस धारा 134 में किया गया है। और इसका उल्लंघन आप करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 186 लागू होती है। अब आपको यहां पर यह बताना है कि धारा 186 का अगर आप उल्लंघन कर देते हैं तो फिर आपके ऊपर कितना जुर्माना लग सकता है। यहां पर जैसा कि आप कोई सा भी मतलब कि अगर आप अपराध करते हैं तो जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। उसी टाइप से अब आपको इस क्लास अभी आपको यह बताना है कि धारा 134 जो है, 134 में ड्राइवर के कर्तव्य हैं, लेकिन अब आपको बताना यह है कि कर्तव्य का पालन नहीं करने पर कौन सा सेक्शन लगता है और जो सेक्शन लगेगा उसमें अब जो है जुर्माना कितना है। सीधी सी बात है, मैं यहां पर पूछना चाह रहा हूं धारा 186 के तहत, यानी कि सॉरी 187 है भाई, है ना, तो 187 धारा का उल्लंघन होगा। 186 नहीं, 187 है। धारा 187 का उल्लंघन माना जाएगा यहां पे, ठीक है, धारा 187। अब धारा 87 है, इसके तहत जुर्माना जो है 5000 रुपए का जुर्माना या 6 मंथ की जेल आपको हो सकती है, अथवा दोनों का प्रावधान है। दादागिरी आपको करनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 252, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताना है। गिव द मीनिंग ऑफ साइन शोन। जो साइन दिखाई दे रहा है गोल आकृति में है, यहां पे बाइक है, यहां पे कार है, दोनों को काट दिया गया है। मतलब कि जो यहां पर ऑल व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, कोई भी वाहन आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल बाइक होती तो बाइक हो जाती, केवल कार होती तो कार हो जाती, लेकिन दोनों है तो इसका मतलब सभी व्हीकल यहां पे रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ जो लोग है यहां पे कह देते हैं कि बाइक और कार प्रतिबंधित है, ट्रक नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ये सभी व्हीकल जो है प्रोहिबिटेड है। टेल गेटिंग का क्या अर्थ होता है? टेल गेटिंग का अर्थ आप सभी को पता होगा। टेल गेटिंग का मतलब होता है रोड पर जब हम चल रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने कोई अगर व्हीकल चल रहा है तो हम अपने व्हीकल को इतनी मतलब बेपरवाह या लापरवाह तरीके से चलाते हैं कि हम अपने व्हीकल के द्वारा दूसरे व्हीकल को खतरे में डालते हैं। उसके ठीक पीछे जबरदस्त खतरनाक तरीके से व्हीकल को चलाते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, अपने वाहन के आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास में खतरनाक तरीके से गाड़ी को चलाना। ड्राइविंग टू क्लोज बिहाइंड ए व्हीकल इन डेंजरस मैनर, यानी कि खतरनाक तरीके से गाड़ी आप चलाते हैं, दूसरे व्यक्ति को आप जोखिम में डालते हैं, तो उसे हम टेल गेटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 254 है, गोलाकृति है, यहाँ पे एरो का निशान है जो कि लेफ्ट साइड में नीचे की ओर आ रहा है। तो ये एक प्रकार का मैंडेटरी संकेत है और मैंडेटरी संकेत में भी ये संकेत जो है कीप लेफ्ट का संकेत है, कीप लेफ्ट का, ठीक है। आप सभी को पता होगा संकेत है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले तो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी नंबर यहां पे देख लो आप, मैंडेटरी हो गया।
क्वेश्चनरी हो गया, इंफॉर्मेटरी हो गया, ये तीनों संकेत होते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर ये आदेशात्मक संकेत है। प्रश्न संख्या 255 आपके सामने है। निवास स्थान का पता एक से दूसरी जगह बदलने की स्थिति में आपको कितने दिनों के अंदर आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को सूचित करना चाहिए? ऑन हैविंग चेंज्ड योर रेजिडेंशियल एड्रेस फ्रॉम वन टू अनदर यू शुड नोटिफाई देयर आरटीओ विथ इन। कितने दिनों में आपको सूचित है वो करना चाहिए, इसके संबंध में आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप एड्रेस बदलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको 30 दिनों के भीतर भीतर इसकी सूचना आरटीओ कार्यालय में देनी चाहिए। और आपकी अगर कोई भी व्हीकल है या जो भी रजिस्टर्ड आप जिसके भी ओनर हैं, तो वहां पर आपका एड्रेस है वो बदला जाना चाहिए। लेकिन ये मामला है जब आप स्थायी रूप से जो है पता परिवर्तन कर देते हैं। अगर आप अस्थायी रूप से जाते हैं फिर ये आवश्यक नहीं है। दोनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर अस्थायी रूप से आप 6 महीने तक 6 माह तक आप कहीं दूसरी जगह जाके रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दिखाए गए संकेत का अर्थ बताना है। आपको सभी को पता है गोल आकृति है, एरो आगे जा रहा है, इसको काट दिया गया है, मतलब कि यहां पे हो जाएगा नो एंट्री। नो एंट्री का सिग्नल एक इस प्रकार से भी है, यहाँ पे रेड होता है पूरा गोला, यहां पर एक इस टाइप से पट्टी सी होती है, तो ये नो एंट्री का ये भी होता है। दोनों को आपको याद रखना है। ये भी एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 112 के अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 112 आप सभी को पता होगा जो धारा 112 है, धारा 112 स्पीड लिमिट से संबंधित है। स्पीड लिमिट आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। उल्लंघन करते हैं तो धारा 183 लागू होती है, जहां पर आप सभी को पता है एलएमवी के मामले में 1000 से 2000 और एचएमवी के मामले में 2000 से 4000 तक का जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। वाहन को मर्यादित गति सीमा से तेज नहीं चलाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। के नोट ड्राइव मोर देन स्पीड लिमिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। रात के समय वाहन जब सड़क के साइड में पार्क करें तब आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है जब रात का समय हो, सड़क के किनारे गाड़ी को पार्क करना हो, तो आपको कभी भी यहां पर गाड़ी की लाइटें ऑफ नहीं करनी चाहिए, पार्किंग लाइटों को चालू करके छोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। द पार्किंग लाइट शेल रिमेन लिट। ठीक है, प्रश्न संख्या 259 यानी 259। ओवरटेकिंग मना होता है कहां पर? जब आगे का रास्ता दिखाई ना दे, बिल्कुल सही बात है। सीधे रास्ते पर ऑन स्ट्रेट रोड यहां पर कोई मनाही नहीं होती है। ग्रामीण इलाके में यहां पर भी कोई मनाही नहीं होती, तो फिर ये डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर आगे आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है वहां पर आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। आप किसी पुल पे चढ़ रहे हैं तो वहां पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए। आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी से उतर रहे हैं, तो वहां भी आपको ओवरटेक करने से बचना चाहिए। जहां पर घुमावदार मोड़ हो, जहां पर डबल येलो लाइनें बनी हुई हो, तो वहां पर भी आपको ओवरटेक सावधानी से करना या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर डेंजरस पोजीशन जहां पर भी होती है वहां पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को पता है ओवरटेक का एक रूल है। ओवरटेक हमेशा कहां से किया जाता है? पहली बात तो सवाल ही आया है। ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है। ओवरटेक राइट साइड से किया जाता है। और एक नाम आता है डीपर। डीपर जब आप देते हैं हेडलाइट का, किसका? हेडलाइट का। आप सभी को पता होगा एक डीपर दिया जाता है रात के समय में हेडलाइट से, तो इसमें हमेशा हाई बीम ऑन होती है, हाई बीम। ठीक है, ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, डीपर कब दिया जाता है? आगे चल रहा वाहन, आगे चल रहा वाहन को अपनी उपस्थिति या मनसा से अवगत करवाना, मनसा से अवगत करवाना, यानी उसको यह बताना कि मैं ओवरटेक करना चाह रहा हूं। ठीक है, इसलिए डीपर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई लोगों को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सामने से आ रहे व्हीकल को डीपर देंगे ताकि उसको हम ये बता सकें कि भी मैं आपसे पहले निकलूंगा या आप मुझे रास्ता दीजिए, इस टाइप से। वो गलत हो जाता है भाई। कभी भी सामने फ्रंट से आने वाले व्हीकल को डीपर नहीं दिया जाता। डीपर हमेशा आगे चल रहे व्हीकल को दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैंने एक चीज बताई, ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है, लेकिन आपको यह कह दे कि कोई मल्टी लेन सड़क है जहां पर आगे चल रहा व्हीकल लेफ्ट टर्न लेने का इच्छुक है या लेफ्ट को टर्न लेना स्टार्ट कर देता है, तो आप उसको सॉरी आगे चल रहा वाहन अगर राइट टर्न लेना चाहता है, राइट में मुड़ना चाहता है, तो अगर आपके सामने लेफ्ट लेन खाली है और आगे रास्ता साफ है,
सुरक्षित हैं, तो बिल्कुल आप लेफ्ट साइड से भी किसी व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। पार्किंग स्थल पर वाहन के बीच का अंतर होना चाहिए। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर पार्किंग दो टाइप की होती है। एक तो होती है यहां पर इस टाइप से, ये दो गाड़ियां हैं, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये होती है 4 से 5 फीट, और इस 4 से 5 फीट को टायर एंड टारमक नियम कहा जाता है। टायर एंड टारमक यानी यहां पर जो व्यक्ति बैठा होगा, इस गाड़ी के ये जो पहिए होंगे, इसको ये जो जगह है वो इसको दिखनी चाहिए। टायर यानी कि मतलब टायर और टारमक का मतलब जो रोड का डामर होगा वो पीछे वाली गाड़ी वाले ड्राइवर को टायरों के ठीक नीचे की सड़क दिखनी चाहिए। दिखती है इसका मतलब दोनों गाड़ियों के बीच में सेफ डिस्टेंस है और वो होनी भी चाहिए, वो भी पार्किंग के दौरान। अब यहां पर ये तो हो गई एक प्रकार से सीरीज पार्किंग। एक होता है यहां पे पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग में एक गाड़ी इस टाइप से खड़ी है, उसके बगल में एक गाड़ी और खड़ी है, तो यहां पर आपको जो है ये कितनी जो डिस्टेंस दोनों के बीच में होनी चाहिए, 3 फीट की दूरी यहां पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी, 3 फीट। प्रश्न संख्या 261, आप 2 लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हैं, आपके आगे की ओर चल रहा वाहन धीमी गति से चल रहा है, आगे का रास्ता ओवरटेकिंग के लिए बिल्कुल साफ है। आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अगर आगे का रास्ता साफ है तो बिल्कुल वाहन को दाईं ओर से आप आगे ले जा सकते हैं, गाड़ी को ओवरटेक द व्हीकल फ्रॉम द राइट हैंड साइड। बिल्कुल आप राइट हैंड साइड से अगर आप आगे का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे का व्हीकल यहाँ पे धीमा चल रहा है ना, तो आप आगे निकल सकते हैं। अभी प्रश्न संख्या 262, गुड्स कैरेज के लिए जमीन से माल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल यहां पे आया है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि हाइट दो प्रकार की है। सिंगल गाड़ी है, मतलब कि सिंगल कैरेज तो 3.8 मीटर हो सकती है, डबल के मामले में 4.75 मीटर होती है हाइट। विड्थ की मैंने आपको बताया था, विड्थ आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप देना है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। चलो मैं बता देता हूं यार, 2.6 मीटर यहां पर विड्थ हो सकती है। एक होती है लेंथ, लेंथ यहां पर आपकी 23 मीटर मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, तीनों चीजें। यहां पूछिए गुड्स कैरेज के लिए जमीन से माल की अधिकतम ऊंचाई, तो यहां पर 3.8 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी चीजें नोट कर लेना। अब आप कहोगे सर ये 4.75 आपने क्या बता दिया, तो ये है डबल डेकर बसों के लिए। डबल डेकर बस समझते हो ना, डबल डेकर बस, डबल डेकर जो व्हीकल होते हैं उनके लिए 4.75 मीटर की हाइट यहां पे मतलब की वैलिड है। वाहन चलाते हुए अपने चलते वाहन को रोकने के लिए हाथ का सही संकेत क्या है। While driving you decided to stop immediately, the correct hand signal is, यानी कि आप जब चलती गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले है राइट आर्म हेल्ड इरेक्ट विथ पाम फेसिंग फॉरवर्ड, यानी दायां हाथ ऊपर करें और हथेली आगे की ओर दिखाएं। मतलब आपको अपने हाथ को इस प्रकार से समकोण पर और हथेली को सामने की ओर दिखाना है। इसका मतलब होगा कि आप अपने व्हीकल को रोकना चाह रहे हैं। एक आप केवल अपने हाथ को निकालते हैं बाहर, हथेली नीचे की ओर रहती है और आप इस हथेली को ऊपर, एक बार ऊपर करेंगे, एक बार नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, इसका मतलब है स्लो डाउन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है स्टॉप का, स्टॉप में और स्लो डाउन में आपको अंतर करना है, बाकी ज्यादा कंफ्यूज वाली चीजें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 264 है, गीले या फिसलन वाले रास्ते पर वाहन चलाते समय व्हाइल ड्राइविंग ऑन ए वेट और स्लिपरी रोड आपको क्या करना चाहिए। आप सभी को पता है जब भी आप किसी फिसलन या गीली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कभी भी एक तो स्पीड को नहीं बढ़ाना चाहिए और एक आपको अचानक ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही काम अगर आप करते हैं तो गाड़ी पलट सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। एक तो गति को नहीं बढ़ाना, एक अचानक ब्रेक अप्लाई नहीं करने। सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, सडन ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन मस्ट बी अवॉइडेड, यानी आपको इन दो चीजों से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाहन को उल्टा चलाना मना है, रिवर्सिंग ऑफ व्हीकल्स इज प्रोहिबिटेड। वाहन को आप रिवर्स में कहां नहीं चला सकते, मुख्य रास्ते पर, सीधे रास्ते पर, गोलाई वाले रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर। तो यहां पर आपको यहां पर ध्यान देना है। आप एक तो वन वे के ऊपर, वन वे रोड, और एक होगा कर्व रोड, CURV कर्व रोड। इन दो पर आप उल्टे साइड में गाड़ी को रन नहीं करवा सकते, दोनों में खतरनाक डेंजरस पोजीशन हो जाती है अगर आप रिवर्स में चलाते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, यहां पे वन वे आया नहीं है, दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन गोलाई वाले रास्ता सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 266,
वाहन चालक द्वारा इनमें से कौन सा मूल दस्तावेज साथ में ना रखना अपराध होता है? इट इज एन ऑफेंस फॉर द ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल टू बी नोट कैरिंग इन ओरिजिनल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन सा दस्तावेज है जो आपके पास में नहीं होगा तो दिक्कत होगी? तो वो है ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी सभी आप सभी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है, अदरवाइज आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको हमेशा पास में रखना चाहिए। हालांकि एम परिवहन ऐप के ऊपर अब आपको यहां पर फैसिलिटी दी जाती है डिजी लॉकर में वगैरह कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को है वहां पर रख सकते हैं। वहां पर डिजी लॉकर के द्वारा ऑटो वेरीफाइड होते हैं और वहां पर उन दस्तावेजों को आप आरटीओ को दिखाकर भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर अथॉरिटी कहे कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं तो दिखाने पड़ भी सकते हैं। प्रश्न नंबर जो है 267 आ चुका है। वाहन चलाते समय लाल या नीली बत्ती चमकाता हुआ आपातकालीन वाहन देखने पर आपको क्या करना चाहिए? While driving, when a flashing red or blue light of an emergency vehicle is seen, you should, यानी आप अगर किसी एम्बुलेंस को या आपातकालीन वाहन को देखते हैं तो आपका मेन जो काम क्या होता है? आपका मेन काम होता है आप अपनी गाड़ी की गति को धीमी करें और अपने व्हीकल को लेफ्ट साइड में जितना पॉसिबल हो आप मूवमेंट करवाएं और गाड़ी को रास्ता देकर गाड़ी को जो आपातकालीन इमरजेंसी व्हीकल है उसको आगे निकलने में मदद करें। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। वाहन को बाएं और रखकर गति धीमी करेंगे और गाड़ी को आगे जाने का पूरा पूरा मौका यहां पर दे देंगे, है ना। तो यहां पर रुकना आवश्यक नहीं होता जितना कि आपको उस व्हीकल को आगे निकलने के लिए जगह प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 269 आ चुका है। दिखाए गए संकेत का प्रकार बताना है। संकेत चौकोर आकृति में दिया गया है तो यहां पर सीधी सी बात है इंफॉर्मेटरी साइन होगा। ऑप्शन नंबर सी। अनिवार्य जो संकेत होते हैं गोल आकृति में होते हैं, कॉशनरी साइन त्रिभुज में होते हैं। तो यहां पर ये जो चौकोर आकृति में है ये मैंडेटरी या इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा संकेत जो है आईआरसी इनका प्रकाशन करता है और वर्तमान समय में मैं बात करता हूं तो आईआरसी के कौन से संकेत चल रहे हैं इसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए। तो आईआरसी जब भी कोई रोड संकेत का अगर यहां पे मतलब कि प्रकाशन करता है तो उसको एक कोड से डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है आईआरसी का जो कोड है आईआरसी 67 2012 नाम से इनका जो कोड है वो यहां पे चल रहे हैं। तो आपको ये कोड भी पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में गलती से यहां पे 68 बता दिया था तो इसको करेक्शन कर लेना। कोड यहां पे 67 है 68 नहीं है भाई। ठीक है, और 2012 में 67 के कोड जो है इनके रोड संकेतों का जो प्रकाशन है वो आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा किया गया। और दोस्तों बताना चाहूंगा आईआरसी की स्थापना 1934 में होती है। इसका पूरा नाम बात करते हैं तो इंडियन रोड कांग्रेस इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन चलाते समय सामने से वाहन के चालक द्वारा लाइट चमकाने यानी फ्लैश देने पर आप क्या करेंगे? ड्यूरिंग ड्राइविंग इफ द ड्राइवर ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड इज फ्लैशिंग लाइट यू शुड। सामने से कोई व्हीकल आ रहा है वो आपको अगर डीपर देता है हेडलाइट फ्लैश करता है तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना चाहिए? इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला जो ड्राइवर होगा चालक होगा वो ये कह रहा है कि भैया थोड़ा सा धीमा कीजिए, यहां पर डेंजरस पोजीशन आ सकती है, आपको धीमा करके हमें रास्ता देना चाहिए। तो रफ्तार गति धीमी कर सावधानी से आगे बढ़ेंगे। स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद कॉशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 272 आपके सामने बहुत ही सिंपल है, गोल आकृति है, एरो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है तो यहां पे आपको बताना है लेफ्ट टर्न का प्रावधान है। कंपलसरी लेफ्ट टर्न आ गया है, आपको अनिवार्य रूप से आगे जाके लेफ्ट में टर्न लेना ही पड़ेगा, आप सीधे नहीं जा सकते। प्रश्न संख्या 272 आपके सामने है। पैदल चलने वाला व्यक्ति बिना साइन वाले चौराहे से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ए पेडेस्ट्रियन इज क्रॉसिंग द रोड एट एन इंटरसेक्शन ऑन एन अनमार्क्ड क्रॉसिंग साइन यू शुड, यानी बिना जो है फुटपाथ वाली रोड से या फुटपाथ वाले संकेत से अगर कोई व्यक्ति किसी चौराहे पर रोड को क्रॉस करता है तो भी एक ड्राइवर का कर्तव्य होता है कि उसको उचित रास्ता दें, उसको उचित समय दें, उसको निकलने दें, उसके लिए जगह बनाएं। तो इस प्रकार से मतलब आपको एक अच्छा आदमी बनना होता है। यहां पर राह चलते व्यक्ति को रास्ता पार करने का हक देंगे, ध्यानपूर्वक आगे बढ़ेंगे क्योंकि राह चलता व्यक्ति आराम से या मजे से चल रहा है, गलत हो जाएगा। रफ्तार गति धीमी करके राह चलते व्यक्ति को सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, सावधानी नहीं उसको रास्ता चाहिए भाई। लगातार हॉर्न बजाते हुए वाहन चलाएंगे, ये भी गलत है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यील्ड और गिव द पेडेस्ट्रियन देयर राइट ऑफ वे, यानी कि जो पैदल यात्री है उसको उचित रास्ता यहां पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्रश्न संख्या 272 का एक ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 273 है, गोल आकृति है,
गोल आकृति में 50 बनाए गए हैं, मतलब कि ये मैक्सिमम स्पीड के बारे में बता रहा है। कोई भी व्हीकल 50 से ज्यादा की स्पीड से नहीं चल सकता, इसका उल्लेख ये साइन यहाँ पे कर रहा है। यानी कि गति मर्यादा 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर रखी गई है। प्रश्न संख्या 274 है, दो पहिए टायर रेडियल और दो पहिए टायर सामान्य है, तो उनके प्रयोग का सही तरीका क्या होगा। रेडियल टायर होते हैं वो ट्यूबलेस टायर होते हैं और ये मजबूत होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, और ये आसानी से फटते नहीं है, इनमें हवा का रिसाव जल्दी नहीं होता, कम या धीरे धीरे होता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और जो पहिए सामान्य होते हैं वो फटने के चांसेज या हवा कम होती है या जल्दी घिसते हैं, मजबूत कम होते हैं, जो जिन्हें हम ट्यूब वाले टायर भी के नाम से भी जानते हैं। तो उनके प्रयोग का सही तरीका क्या है, कौन से टायर को हम कहां रखें। तो सबसे पहली बात है, रेडियल टायर मजबूत होते हैं इसलिए इनको आगे रखा जाता है, और सामान्य टायर जो कि 22 प्लाइस टायर होते हैं तो इनको हमेशा पीछे रखते हैं। जो रेडियल टायर होंगे उनको आगे और सामान्य टायरों को पीछे हमें लगाना चाहिए। इसीलिए जब सामने वाले टायर लाते हैं फ्रंट में लगाने के लिए तो वे महंगे होते हैं, और पीछे वाले जो टायर होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियल टायर्स एट फ्रंट एंड ऑर्डिनरी टायर्स एट रियर। प्रश्न संख्या 275 है, निजी वाहन में कितने पैसेंजर यात्री बिठा सकते हैं, यह इसमें दर्शाया जाता है। द नंबर ऑफ पैसेंजर परमिटेड टू बी टेकन इन प्राइवेट व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन द, यानी कि जो एक प्राइवेट व्हीकल होता है उसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं, इसकी जानकारी कहां होती है। तो ये जानकारी होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 276 है, बैटरी को भरने के लिए टॉप अप द बैटरी क्या काम में लेते हैं। एसिड भरा जाता है, पेट्रोल डीजल भरा जाता है, एसिड एवं पानी दोनों का मिश्रण भरा जाता है, डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ये एक प्रकार का वाष्पीकृत जो है वाष्पीकृत शुद्ध जल होता है। वाष्पीकरण से जो पानी आएगा, जल आएगा, वो शुद्ध ही होगा। तो वाष्पीकृत शुद्ध जल को ही डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। पानी में एसिड है वो शुरू में डाल दिया जाता है जब हम बैटरी परचेज करते हैं, बार बार एसिड को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पानी जब तक बैटरी में रहेगा तब तक एसिड को कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है टॉप अप अगर बैटरी को करना है तो डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे आपको डालना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 277 आपके सामने है, बारिश के समय धुंधला दिखाई दे तब आपको क्या करना चाहिए। When visibility is low during rainy seasons, रेनी सीजन में आपको अगर यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में धुंधला दिखाई देता है तो दिन का समय है, तो दिन में भी आप हेडलाइट की लो बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लो बीम यूज हेडलाइट्स इवन ड्यूरिंग द डे। जांच करें कि वाइपर की पट्टी पुरानी या टूटी तो नहीं गई है। वाहन पीछे की ओर रिवर्स चलाते इसमें अधिक सावधानी बरतें। जहां पानी भरा हो उस स्थान से वाहन को न ले जाएं। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। दिन में बारिश हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको हेडलाइट का इस्तेमाल दिन में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 278 है, जल्दबाजी और बेतरतीब वाहन चलाना, रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग दुर्घटना को आमंत्रण देता है। लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी से कड़ी चेतावनी मिल सकती है। लाइसेंस कुछ समय तक सस्पेंड या संपूर्ण रद्द हो सकता है। तो यहां पर आप सभी को पता है, अगर जल्दबाजी या बेतरतीब तरीके से या रेसिंग करेंगे 189 के तहत, 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, 184 के तहत आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो यहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, लाइसेंस कुछ समय तक सस्पेंड या संपूर्ण रद्द किया जा सकता है। प्रश्न 279, आगे चल रहे वाहन के चालक द्वारा ओवरटेक का संकेत नहीं मिला है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। आप रात का समय है, आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं, आपको ओवरटेक करने के लिए उचित रास्ता यहां पर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो आप अगर सामने वाले व्हीकल ने हमें डायरेक्शन नहीं दी है कि ओवरटेक करने का, तो हमें ओवरटेक करना भी नहीं चाहिए। तो ओवरटेक हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 280, हल्के वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार का आईना इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो हल्के वाहन हो चाहे भारी वाहन हो, हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण काम में लेते हैं। अवतल दर्पण को हम अंतर्गोल या कोनकेव के नाम से भी यहां पे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल, अंतर्गोल या कॉनकेव, कॉन्वेक्स यानी बहिर्गोल या मध्योन्नत। तो यहां पर आपको ध्यान है, हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करता हूं, ये तो हो गया हेडलाइट का, हेड लैंप भी इसको कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका साइड मिरर।
साइड मिरर। ठीक है, तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 281। जब दूसरा वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक कर रहा हो तब क्या करना चाहिए? व्हेन अदर व्हीकल इज ओवरटेकिंग आवर व्हीकल, यानी जब दूसरा वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक कर रहा है तो हमें उसको कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए, हमें उस व्हीकल को ओवरटेक करने में मदद करनी चाहिए, हमें अपनी गाड़ी की गति को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो और दूसरी बात, हमें अपने व्हीकल को लेफ्ट साइड में आपको सटा कर रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। वी शैल नॉट इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है स्पीड से संबंधित धारा है वो 112 है, उल्लंघन करने पर 183 लागू होती है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 282, वाहन बीमा अधिनियम के तहत तीसरी पार्टी के बीमे में सम्मिलित होता है। अंडर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर्स, थर्ड पार्टी में कौन कौन शामिल होता है ये आपसे पूछा गया है। केवल वाहन और चोरी दोनों, जख्मी तीसरी पार्टी के संपत्ति का नुकसान। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत जो कवर होता है वो यहां पर होता है जख्मी तीसरी पार्टी के संपत्ति का नुकसान। ये शामिल होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, मतलब कि वाहन के मालिक को या ड्राइवर को यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 145-46 इंश्योरेंस के संबंध में उल्लेख करती है, और ये उल्लेख करती है कि इंश्योरेंस को आप रिन्यू भी करवा सकते हैं, और वो भी 30 दिन एडवांस में। जब भी आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर होती है उससे ठीक 30 दिन पहले आप इंश्योरेंस को जो है रिन्यू करवा सकते हैं। इंश्योरेंस को रिन्यू करवाएंगे तो फॉर्म संख्या 51 में आपको इंश्योरेंस जारी की जाएगी। अगर बीमा से छूट चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म संख्या 53 यहाँ पर भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 283, पेट्रोल वाहन द्वारा कौन सी जहरीली गैस निकलती है? पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों ही गाड़ियों से जो जहरीली गैसें निकलती है उनमें हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार की जो ओजोन है, ये चीजें जो गैसें हैं वो खतरनाक गैसें हैं जो गाड़ी से निकलती है। लेकिन जो सबसे जो जहरीली गैस है, खतरनाक गैस है, उसका मैंने आपको कई बार नाम बता दिया है। तो इसका नाम होता है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये CO जो है किससे बनती है? CO2 से। CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी को चलने में मदद करता है, गाड़ी को श्वास लेते समय इसमें CO2 जाती है। प्रश्न में पूछा है सबसे जहरीली गैस, तो आपको CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से आपको जानना है। प्रश्न संख्या 184, निजी सेवा वाहन, सेवा का मतलब है सर्विस यानी कि ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, को कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रमाण पत्र के लिए RTO में प्रस्तुत करना होता है? दुरुस्ती प्रमाण पत्र का मतलब हो गया यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट। आप सभी को विदित होगा कि एक प्राइवेट जो सर्विस व्हीकल होता है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, तो प्राइवेट सर्विस व्हीकल का जो टैक्स होता है, टैक्स प्लस फिटनेस यहां पर 15 वर्ष के लिए जारी कर दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और निजी सेवा वाहन एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें एक व्यक्ति अपने उद्योग धंधे में लगे हुए आदमी को लाने या ले जाने में, एम्प्लॉइज को पिकअप करने और ड्रॉप आउट करने में यहाँ पे जो है काम में लेता है, वो यहाँ पर एक प्राइवेट सर्विस व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 15 साल के लिए जारी होता है। प्रश्न संख्या 285, वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में ABS यानी इन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल्स, ABS मींस, ABS का मतलब क्या होता है? आप सभी को विदित होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है इसका पूरा नाम। और ABS इसके कारण गाड़ी स्किड होने से बच जाती है। गाड़ी यहाँ पे गाड़ी के पहिए लॉक नहीं होते, गाड़ी की ब्रेकिंग प्रभावशीलता जो है हाई रहती है। तो इस टाइप से जो मतलब कि ABS सिस्टम गाड़ी में आता है, वो ब्रेकिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, और वो होना अति आवश्यक आजकल की गाड़ियों में जिनमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उनमें हो गया है। तो आपको ध्यान देना, ABS जो सिस्टम है वो ब्रेकिंग सिस्टम से संबंध रखता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 286, आपके पास वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस है, यू हैव ए लर्निंग लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल, यू शुड। तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, आपके पास में अगर केवल दिन के प्रकाश में ही वाहन चला सकते हैं, वाहन चलाते समय जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आप अपने साथ या पीछे बैठाएं जिसे कि वो आपको गाइड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास में लर्निंग लाइसेंस है, आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखें? जिसके पास में पहले से स्थायी लाइसेंस है और वो यहाँ पर आपके पास में बैठ जाता है, तो फिर आप लीगल तरीके से जो गाड़ी है आपकी सीख सकते हैं।
ठीक है। गाड़ी के आगे और पीछे एल बना होना चाहिए जो कि रेड कलर में होता है, आप सभी को विदित होना चाहिए। बोर्ड जो होगा व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहां पर वाहन चलाते समय जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ऐसे व्यक्ति को साथ में आपको बैठा लेना चाहिए। प्रश्न 287 है, चौराहे पर सिग्नल की पीली बत्ती देखने पर वहां पहुंचने वाले वाहन चालक येलो लाइट देख रहे हैं। When the yellow light at an intersection appears on the signal light, the driver of a approaching vehicle should। येलो लाइट को देखते ही आपको क्या ध्यान में आना चाहिए, सावधानी बरतेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में तो वैसे देखा जाए तो जो है रुकने के लिए रफ्तार कम करेंगे। ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी और एक दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे जो चौराहे पर यहाँ पे पूछा है when the yellow light at an intersection appears on the signal light, द ड्राइवर ऑफ ए अप्रोचिंग व्हीकल शुड। यहां पे सावधानी बरतेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये तो आपके येलो फ्लेश का है। तो यहां पर मेरा जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। रुकने के लिए रफ्तार कम करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 287 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 288 आपके सामने आ चुका है। द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स, निम्नलिखित यातायात चिन्ह आपको क्या इंगित करता है, सभी को पता है। त्रिभुज के अंदर साइन है, एक आदमी है, नीचे पेडेस्ट्रियन का संकेत बना हुआ है, तो मतलब कि यहां पे कोई क्रॉसिंग है, मतलब पैदल पार पथ, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी रोड पे पेडेस्ट्रियन बना हो न बना हो, फिर भी एक ट्रैफिक जो है ट्रैफिक लाइन पर या ट्रैफिक रोड पर, जहां पर ट्रैफिक होता है वहां पर रोड के ऊपर से कोई भी यात्री सड़क को पार कर सकता है। तो यहां पर प्रत्येक व्हीकल को यहां पे रास्ता उनको सड़क पार करने के लिए देना चाहिए, ये एक दायित्व होता है, चाहे वहां पे पेडेस्ट्रियन हो या न हो, आपको हमेशा पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 289, व्हाट इज द लीगल ब्लड एल्कोहल कंसेंट्रेशन बी ए लिमिट फॉर ड्राइवर्स इन मोस्ट कंट्रीज। यहां पे पूछा गया अधिकांश देशों में ड्राइवरों के लिए कानूनी रक्त अल्कोहल सांद्रता बीए सीमा क्या होती है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर मोस्टली 0.08% माना जाता है, लेकिन भारत की बात करते हैं तो 0.03% यहां पर जो है अल्कोहल की मात्रा हो सकती है। यानी सीधी सी बात है 30 mg अल्कोहल हो सकती है 100 ml ब्लड में। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये उल्लेख किया गया है धारा 185 में, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित उल्लेख यहाँ पे किया गया है। धारा 185 कहती है कि आप शराब पीकर या बोतल चूस के गाड़ी चलाएंगे तो फिर आप बिल्कुल अस्पताल के बेड पे मिलेंगे, ये उनका कहना है। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 290 है, DUI का मतलब क्या होता है। व्हाट डज DUI? DUI स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग अंडर इरिटेशन, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, ड्राइविंग अंडर इंस्पेक्शन, ड्राइविंग अंडर आइसोलेशन। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी कि के प्रभाव में यहां पे ड्राइव करना। किसके प्रभाव में? शराब के प्रभाव में ड्राइव करना। इससे संबंध ये मतलब कि जो सेंटेंस है व्हाट डज DUI, DUI का मतलब होता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति शराब पीकर शराब की नशे में गाड़ी चलाते हैं उनको DUI के नाम से जान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, पेनल्टी फॉर नॉट हैविंग PUC सर्टिफिकेट, PUC सर्टिफिकेट नहीं होता है तो यहां पर कितनी पेनल्टी लगती है। तो यहां पर धारा 190 की उपधारा 2 के तहत 1000 का जुर्माना, 1000 से 2000 तक का जुर्माना यहां पर निर्धारित है। तो आप बिल्कुल यहां पे ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 292, व्हेन ड्राइविंग द टर्म ब्लाइंड स्पॉट रेफर्स टू, गाड़ी चलाते समय ब्लाइंड स्पॉट शब्द का अर्थ क्या होता है आप सभी को विदित होगा कि ब्लाइंड स्पॉट वो स्थान है जो गाड़ी के सामने में नहीं दिखते, जो रियर व्यू मिरर में नहीं दिखते, जो साइड मिरर में नहीं दिखते, जो किसी भी मिरर में नहीं दिख रहे हैं, वो स्थान ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं। अब ऑफिशियली इसकी परिभाषा में बताऊं तो एरियाज अराउंड योर व्हीकल दैट आर नॉट विजिबल इन योर मिरर, यानी आपकी गाड़ी के मिरर जो है इनमें जो नहीं दिखने वाले स्थान है उनको हम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो यहां पर आपके वाहन के आसपास के क्षेत्र जो आपके दर्पणों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 293, निम्नलिखित में से कौन सा नींद में गाड़ी चलाने का एक सामान्य कारण होता है। नींद में गाड़ी आप कब चलाएंगे? जब आप पिछली रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन करना, दिन के दौरान ड्राइविंग करना, नींद की कमी या थकान होना।
तो आप निम्नलिखित में से कौन सा नींद में गाड़ी चलाने का एक सामान्य कारण है? सामान्य कारण यह है कि नींद की कमी या थकान, आप पर्याप्त नींद लेते नहीं है या आपको बहुत ज्यादा थकान होती है तो आपको नींद आती है और नींद आते समय आप ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि आप नींद की कमी रखते हैं या दोस्तों यहां पर जो है ज्यादा ड्राइविंग के कारण थकान आती है तो भी नींद आ सकती है। ठीक है, एक ड्रंकन ड्राइविंग होगी तो भी आपको नींद की झपकियां आएगी, यानी शराब या बोतल चूसकर गाड़ी चलाएंगे तो। What should you do if you encounter a roadblock or detour sign while driving? यदि गाड़ी चलाते समय आपको कोई अवरोध या रास्ता मोड़ने का संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए? जो संकेत मिला है उसका पालन करना चाहिए, सीधी सी बात यह है। अगर यहाँ पे कोई अवरोध या रास्ता मोड़ना या डाइवर्जन दिखाया गया है तो पहली बात तो है आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल आपको करना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड थ्रू द डिटूर टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए चक्कर से तेजी से गुजरे, ये गलत हो जाएगा। संकेत पर ध्यान न दें और अपने मार्ग पर चलते रहें, ये भी गलत हो जाएगा। संकेत पर ध्यान देना पड़ेगा। संकेतिक घुमाव मार्ग का पालन करें व धैर्य रखें, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अधिकारियों को असुविधा के बारे में सचेत करने के लिए अपना हॉर्न बजाएं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि संकेतिक घुमाव मार्ग का पालन करें और धैर्य जो है आपको रखना चाहिए। कीप साइलेंट एंड यू मेक श्योर जो है टर्न, संकेतिक घुमाव मार्ग का पालन यानी फॉलो द इंडिकेट डिटूर रूट एंड बी पेशेंट, यानी पेशेंस, यानी आपको पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। साथ ही आपको जिस साइड में आपको मूवमेंट के लिए डायरेक्शन दी गई है उस साइड में आपको मूव करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 295, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन इंपेयर योर ड्राइविंग एबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सी दवा आपकी ड्राइविंग क्षमता को खराब कर सकती है? ओवर द काउंटर कोल्ड मेडिटेशन, प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स, मिर्जुआना और एल ऑफ अबाव, यानी इनमें से आप अगर कोई सा भी, जैसे कि ओवर द काउंटर सर्दी की दवा लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दर्द निवारक अगर आप लेते हैं या मार्जुआना लेते हैं, तो ये सभी जो दवाएं हैं यहां पर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है और आपकी ड्राइविंग जो एफिशिएंसी है उसको खराब कर सकती है और कोई एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो जब भी आप दवा लें, मेडिसिन लें, तो मेडिसिन या दवा के बाद में आपको गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 296 है, व्हाट शुड यू डू इफ यू एनकाउंटर ए ड्राइवर हु अपीयर्स टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल? यदि आपका सामना किसी ऐसे ड्राइवर से हो जो नशीली दवाओं या शराब के नशे में हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी मुलाकात किसी नशेड़ी ड्राइवर से हो जाती है जो नशे में है, नशे से धूत है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? तो यहां पर आपको ध्यान देना है, तेजी से ओवरटेक करें और वाहन से दूर हट जाएं, ये गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज एंड अवॉइड द व्हीकल, अधिकारियों को इसकी सूचना दें और वाहन से बचने का प्रयास करें, बिल्कुल बात तो ठीक है। चालक की सजगता का परीक्षण करने के लिए उसे दौड़ में चुनौती दें, आप दौड़ में चुनौती नहीं दे सकते, इस पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से गाड़ी चलाते रहें, यह भी गलत हो गया। आपको ध्यान भी तो देना होगा, सूचित भी करना होगा, आपको सावचेत भी रहना पड़ेगा और जो सक्षम स्तर के अधिकारी हैं उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा कि रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटी एंड अवॉइड द व्हीकल, आप उस व्हीकल से बचने का प्रयास करेंगे और सक्षम स्तर को उसके बारे में सूचित कर देंगे, तो जल्द ही पुलिस आकर उससे जो शराबी ड्राइवर है, जो बदमाश ड्राइवर है, उसको पकड़ के ले जाएगी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 297, which of the following is a sign of fatigue while driving? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चलाते समय थकान का संकेत है? थकान का संकेत, बड़ी सतर्कता, इंक्रीज्ड अलर्टनेस, फीलिंग रेस्टलेस, बेचैनी महसूस हो रही है, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, बार बार पलकें झपकना, याउनिंग एंड हैवी आईलिड्स, जमाई लेना और पलकें भारी होना। जमाई का मतलब है उबासी लेना, मतलब कि बार बार मुंह फाड़ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा कि बार बार आप उबासी लेते हैं, उबास ले रहे हैं और पलकें भारी आपकी हो जाती है नींद के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, दोनों चीजें यहां पर जो होगी जब आप मतलब कि जो थकान महसूस कर रहे होंगे तो ये दोनों एक्शन आपके ऊपर होने लगेंगे। प्रश्न संख्या 298 है, व्हाई इज इट इंपोर्टेंट टू मेंटेन ए सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस? यानी सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है और सुरक्षित जो दूरी होती है वो बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो टू सेव फ्यूल, टू एनोय
द ड्राइवर इन फ्रंट, सामने वाले ड्राइवर को परेशान करना, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। और टू हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द रोड, सड़क का स्पष्ट दृश्य देखने के लिए, ये भी गलत है। टू हैव टाइम टू रिएक्ट टू सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज, अचानक रुकने या आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया करने के लिए समय होना चाहिए। आपके सामने व्हीकल चल रहा है, आप एकदम नजदीक चल रहे हैं, तो अचानक आगे वाले व्हीकल को रुकते ही आपकी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आप उसके अंदर गाड़ी को ठोक सकते हैं। लेकिन आगे चल रहे व्हीकल और आपके व्हीकल के बीच में अगर सेफ डिस्टेंस है तो बिल्कुल आप समय रहते आप बचाव कर लेंगे। अब ये सेफ डिस्टेंस होती क्या है, यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस जो होती है यहां पर 2 सेकंड की भौतिक दूरी होती है। आपकी गाड़ी 2 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, कम से कम जैसे कि माना 100-50 मीटर जो भी हो, उतनी दूरी आपको फ्रंट वाले व्हीकल से रखनी चाहिए। यह हमेशा आपको याद रखना है, वो होती है सेफ डिस्टेंस या सुरक्षित भौतिक दूरी, इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 299, Which of the following is not a sign of good health for driving? निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइविंग के लिए अच्छे स्वास्थ्य का संकेत नहीं है? गुड आईसाइट, उत्तम नेत्र ज्योति, बिल्कुल ठीक है। हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण बाधिता, ये गलत हो जाएगा भाई। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता है तो ड्राइविंग करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करेगा। प्रॉपर रिएक्शन टाइम, उचित प्रतिक्रिया समय, बिल्कुल ठीक है सी। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, लचीलापन और गतिशीलता, ये भी ठीक है। तो यानी कि ए सी डी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब कि सुनने में समस्या होना। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो एक अच्छा ड्राइवर जो होता है तो उसके जो गुण होते हैं उनमें ये गुण शामिल नहीं है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। 299 का जो क्वेश्चंस का जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि श्रवण बाधिता, सुनने में अगर समस्या है तो उस व्यक्ति को ड्राइवर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है जब हम आवाज को सुनकर भी जो है दुर्घटनाएं होती है उनका आकलन कर लेते हैं या बचाव कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 300, व्हाट इज द मिनिमम सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू? आपके वाहन और आपके सामने वाले वाहन के बीच न्यूनतम सुरक्षित दूरी क्या होगी? तो आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया था। देखो आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा सेफ डिस्टेंस 2 सेकंड। तो ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 व्हीकल के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो दूरी 2 सेकंड की भौतिक दूरी होगी। इसका मतलब यह है आप इन ए व्हीकल और बी व्हीकल दोनों रोड पे चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो वो दूरी होनी चाहिए 2 सेकंड में जितनी दूरी तय होती है एक व्हीकल के द्वारा, उतनी दूरी ही आप सभी समझ पा रहे हैं 2 सेकंड की भौतिक दूरी कहलाती है और उसे सेफ डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने थोड़ा सा फास्टली सेशन जरूर लिया है, लेकिन 50 बेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे तो उनको हमने सॉल्यूशन यहां पे करवाने का प्रयास किया है। बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसरो हो, आईटीबीपी हो, यूके ट्रिपल एसी हो या कोई और एग्जाम आपके सामने चल रहा हो, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए व्यवस्था कर रखी है मैंने, और उनका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो आप एक बार जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर विजिट जरूर करें। आपको बहुत कुछ अच्छा कंटेंट आपको घर बैठे बिना पैसे पे किए आपको मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।